जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। बहुत सारे क्वेश्चंस के हमने आंसर दे दिए, लेकिन आपके क्वेश्चंस बहुत सारे और भी आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चंस और मेरे आंसर। तो सबसे पहला आज का क्वेश्चन है मिस्टर राहुल जी का। व्हाट हैपन्स टू द डिविडेंड अर्नड ऑन एमएफ, हाउ इज दैट पास्ड ऑन। देखो, आप जब भी इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो वहां पर दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। पहला होता है ग्रोथ और दूसरा होता है डिविडेंड। अगर आपने डिविडेंड ऑप्शन चूज किया है तो जो पूरे फंड के अंदर टोटल डिविडेंड जो मिलता है स्टॉक्स के द्वारा, वो आपके अकाउंट के अंदर वापस आ जाता है। ठीक है। लेकिन अगर आपने डिविडेंड वाला ऑप्शन चूज न करके ग्रोथ वाला ऑप्शन चूज किया है तो वहां पर क्या होता है, आपको जो भी डिविडेंड मिलता है कंपनी के द्वारा, वो म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर होता है वो वापस से इन्वेस्ट कर देता है आपके बिहाफ पर। मतलब वो जो पैसा आपके खाते में आने वाला था वो खाते में नहीं आता है, लेकिन वो इन्वेस्ट हो जाता है फिर से, और उसके बिहाफ पर आपको यूनिट्स मिल जाते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि जो म्यूचुअल फंड के अंदर डिविडेंड अर्निंग होता है वो किस तरीके से यूज हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है सत्यजीत साहू जी का। कैन यू प्रिपेयर ए वीडियो ऑन बेस्ट एंड सेफ वेबसाइट एंड ऐप फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इन द प्रेजेंट एनवायरनमेंट। जी हाँ, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। आप यहाँ पर एक कार्ड प्ले होगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। और मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। 3 ऐसी जगह है जो कि बहुत ही सेफ है, गवर्नमेंट मान्य है, वहाँ से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, साथ में ट्रैक भी कर सकते हैं। पहला है माई कैम्प्स, इसका ऑनलाइन मतलब वेबसाइट भी है और साथ में इसका एप्लीकेशन भी है। दूसरा है केफिनटेक, इसकी एप्लीकेशन भी है और साथ में वेबसाइट से भी कर सकते हैं। और तीसरी जो बेस्ट जगह है वो है रिस्पेक्टिव एएमसी की वेबसाइट या फिर रिस्पेक्टिव एएमसी के एप्लीकेशन। बाकी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसी एएमसी की एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हो, और आप वहाँ से भी और भी अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो वो भी कर सकते हो। बाकी थर्ड पार्टी के ऊपर कभी भी रिलाय मत करो। उसमें आपके जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो कंपनी के पास चले जाते हैं जो एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं, और ये बहुत सही ऑप्शन नहीं है। तो आपको अवॉइड करना चाहिए ऐसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरीश सोनी जी का। वो पूछ रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होना चाहिए या डाइवर्सिफाइड। मेरे हिसाब से जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो रहेगा उतना ज़्यादा आपको वहाँ पर प्रॉफिट मिलने की संभावना बढ़ती जाती है, क्योंकि आपका पैसा कुछ फोकस्ड हिस्से में ही इन्वेस्टमेंट होता है, और वो अगर स्टॉक्स चलने लगते हैं या फिर वो फंड चलने लगते हैं तो आपको बहुत ही शानदार तरीके से रिटर्न मिलते हैं। जब आप डाइवर्सिफाई करते हो तो नंबर ऑफ स्टॉक्स आपके बढ़ जाते हैं। तब इसमें क्या होता है कि उसमें कुछ स्टॉक्स लॉस देते हैं, कुछ स्टॉक्स आपको ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं। तो ओवरऑल उसमें से एवरेज निकालते हैं तो हमारा प्रॉफिट कम बैठता है। लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ स्टॉक्स कम होते हैं। फंड के अंदर भी सेम ही ऐसा होता है, नंबर ऑफ स्टॉक्स कम हो जाते हैं। अगर उनमें से कोई स्टॉक्स चल जाते हैं तो उनमें हायर हमारा इन्वेस्टमेंट होने के कारण उसमें रिजल्ट भी अच्छा मिलता है, मतलब प्रॉफिट भी अच्छा मिलता है। लेकिन जिनको म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है उनको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। लेकिन जिनको म्यूचुअल फंड के बारे में या फिर स्टॉक्स के बारे में पता है तो जितना हो सके उतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाना ही बेटर रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन है रोहित रॉय जी का। सर आप कहाँ पर रहते हो। जी, मैं गुजरात में रहता हूँ और गुजरात से ही बिलोंग करता हूँ। और एक और बात मैं बताता हूँ, मैं गुजरात के सबसे टॉप मोस्ट पार्ट जो कि राजस्थान के बॉर्डर पर है वहाँ पर रहता हूँ। बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट है और डीसा करके टाउन है, वहाँ पर रहता हूँ। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, एग्जैक्ट मेरा लोकेशन कहाँ पर है, तो मैंने एक लिंक दिया हुआ है गूगल माई बिजनेस करके, वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको मेरा पूरा का पूरा एड्रेस मिल जाएगा। और अगर आप हमारे ऑफिस पर आना चाहते हो तो यू आर वेलकम। रॉयल म्यूजिक पूछ रहे हैं स्टार्टिंग मिनिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, जरा बताओ प्लीज़ सर। जी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। बाकी फंड की एक लिमिट होती है, जैसे कि कोई फंड होते हैं जो 100 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। कोई फंड ऐसे होते हैं जो 500 से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। और कोई फंड्स ऐसे हैं जो मिनिमम 5000 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अभी जो आपकी कैपेसिटी है वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरीके से डिराइव करना चाहिए। आपका जो भी इनकम हो, जैसे कि 50,000 आपका इनकम है, उसमें से 20,000 आपका खर्चा है, जो भी आपका डेली रूटीन का खर्चा हो वो निकाल दो। बाकी बचा हुआ 30,000 में से आप 10,000 रुपीज़ को अपने इमरजेंसी के लिए रखो
और उसमें भी इमरजेंसी में भी एक लिमिट रखो कि मेरे को 3 लाख 2 लाख इतना मेरे पास जमा होना चाहिए, और फिर उसके बाद जो भी बचता है 20,000 रुपीज़ वो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप अपना इमरजेंसी का भी कॉर्पस एक बार लिमिट कर दो कि 3 लाख मेरे पास होना चाहिए, उसके बाद जो भी आपके पास पैसा बचता है वो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। होप आप समझ गए होंगे कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। करुणेश त्रिवेदी जी पूछ रहे हैं, भाई हमें कैसे पता चलेगा कंपनी कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, कंपनी को प्रॉफिट हुआ या लॉस, कोई ट्रांसपेरेंट पॉलिसी है या नहीं? जी आपको बिल्कुल पता चलेगा कि कोई फंड कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आपने कोई XYZ फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया तो वो कंपनी की वेबसाइट पर जाइए, उस फंड को सर्च करिए, और जैसे आप फंड को सर्च करेंगे नीचे एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके जो फंड है उसके अंदर कौन से स्टॉक्स डाले हुए हैं। साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि कौन से स्टॉक के अंदर कितना परसेंटेज का एलोकेशन है। और एक और चीज़ आप वहाँ पर देख सकते हैं कि उस फंड के अंदर सेक्टर एलोकेशन कौन सा है। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, तो आप ये जो म्यूचुअल फंड है पूरा का पूरा तरीके से ट्रांसपेरेंट रहता है, आपको वहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी जो स्टॉक्स की लिस्ट है आपको वहाँ पर मिल जाएगी, और वो जनरल पब्लिक के लिए भी अवेलेबल होता है। राज SSC पूछ रहे हैं, प्रॉपर्टी कैन गिव यू बेस्ट रिटर्न अराउंड डबल ऑफ एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, आपकी बात सही है। अगर आपको प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना सही लगता है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि जब भी मार्केट के अंदर क्राइसिस आता है ना, तो ये जो प्रॉपर्टी वाला एसेट क्लास है ये बहुत ही मुश्किल होता है इसमें से लिक्विडेट करना, क्योंकि जब मार्केट के अंदर प्रॉब्लम होता है तो हर कोई अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए निकालता है। साथ में लोगों के पास पैसा नहीं होता है कि आपने अपनी जो प्रॉपर्टी बेचने के लिए निकाली है तो उसको खरीद पाए, तो ये थोड़ा उस समय बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड। स्वप्निल महाजन जी पूछ रहे हैं, यू आर ओनली एडवाइजिंग अस टू इन्वेस्ट इन मार्केट एंड टू टेक रिस्क। इन दिस केस सम अदर पर्सन इज डूइंग बिजनेस विथ अवर मनी एंड एट द पॉइंट ही विल शट डाउन द कंपनी एंड विल लीव द कंट्री। जी हम ये बात एकदम सही है आपकी। जो भी फैक्ट है आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्चुअल में मुझे भी एक्सेप्ट करके चलना चाहिए, और जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी ये पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये एक पॉसिबिलिटी बनी रहती है। लेकिन म्यूचुअल फंड बंद होगा ऐसा नहीं, उसके अंदर का कोई स्टॉक हो जो कि बैंकरप्सी जाहिर कर दे तो ये पॉसिबिलिटी बनी रहती है। लेकिन फंड मैनेजर भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो ऐसे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं और ऐसे स्टॉक्स से वो बचने की ही कोशिश करते हैं। और ये बात भी सही है कि इन द केस सम अदर पर्सन डूइंग बिजनेस विथ आवर मनी। जी हाँ, हम उनको पैसे देते हैं, उसी के कारण वो बिजनेस करते हैं, उसमें से वो प्रॉफिट कमाते हैं, उसमें से वो डिविडेंड के तौर पे हमको वापस मिलता है। अगर बिजनेस अच्छा चलता है तो कंपनी का जो वैल्यू है वो बढ़ता है और अपना स्टॉक का प्राइस जो है वो अप्रिशिएट करता है। और अगर बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तो आपका जो स्टॉक है उसका प्राइस डिप्रिशिएट करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो स्पेसिफिकली कंपनी के अंदर किया है, तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि अगर कंपनी अच्छा करेगी तो हमको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा, और अगर कंपनी खराब करेगी तो हमको रिटर्न भी खराब मिलेगा। यही तो रिस्क है जिसके कारण कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। पवन सिंह जी पूछ रहे हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में जो प्रॉफिट होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बाद वो कितने टाइम के बाद दिखना शुरू हो जाता है? जिसको रियल में पता हो वही बताए प्लीज। जी ये आप व्यूअर्स को भी पूछा गया है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है और कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको कितने सालों के बाद दिखना शुरू हो जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ, कम से कम 10 से 15 साल आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी चलने दो, उसके बाद जो आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा वो एकदम ही आउट ऑफ द वर्ल्ड होगा। और साथ में अगर आप मेरी बात से सहमति रखते हो तो कमेंट में एक बार मुझे बता दीजिएगा कि जो मैंने बताया वो सही है कि नहीं। अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिएगा। हन्ना रोज जी पूछ रहे हैं, सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जो एक्सपर्ट हमारे पैसे इन्वेस्ट करेगा तो वो हमें बताएगा कि हमारा पैसा कौन से शेयर में इन्वेस्ट कर रहा है? जी बिल्कुल, मैंने ये आगे आपके साथ में डिस्कस किया है। आप रिस्पेक्टिव वेबसाइट के अंदर जो फंड है, फंड के अंदर कौन से स्टॉक्स इन्वेस्टेड है वो आप देख सकते हैं, साथ में कौन से सेक्टर के अंदर एलोकेशन है वो भी आप देख सकते हैं, अभी तक का रिटर्न कैसा है, अभी तक की जर्नी कैसी है वो भी आप वहाँ पर देख सकते हैं।
जो फंड मैनेजर है उनकी प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं, उसके टेक्निकल एक्सपेक्ट्स क्या हैं वो भी आप देख सकते हैं, एक्सपेंस रेशियो कितना है, जो उसका बीटा है, साथ में वहाँ पर अल्फा कितना है फंड का वो भी आप देख सकते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स आप वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। वेबसाइट को विजिट करना बहुत ही ज़रूरी होता है और साथ में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होता है। अगर आपको शेयर मार्केट के अंदर इंटरेस्ट है तो ये सब अगर आप विजिट करते रहेंगे तो आपको मज़ा आएगा देखने में कि कौन से फंड मैनेजर कहाँ कहाँ पर अपना स्टेक लेते जा रहे हैं। ये बहुत ईजीली आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान ये तरीका। तो आज हमारे पास इतने ही क्वेश्चंस थे। आपने जो क्वेश्चन पूछे उसके हमने अच्छी तरीके से आंसर दिए होंगे। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।